हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे लेसन 4 सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। इसके अंदर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें देखना है कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है और इन डिटेल हमें चीज़ों को देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो, सर्च एंड स्टेटस आपको नाम से पता चल रहा है। सर्च का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को फिजिकली जाके वेरीफाई करते हैं, उसी को हम सर्च करना बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सर्च का मतलब वही है कि जब हम किसी चीज़ को फिजिकली वेरीफाई करते हैं, उसको हम सर्च करना बोलते हैं। और जब हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं उस चीज़ को और उसके ऊपर अपना एक रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये चीज़ है क्या या कैसी है, तो उसको हम क्या बताते हैं कि हम उसका क्या बता रहे हैं, स्टेटस बता रहे हैं, एक तरीके से पोजीशन बता रहे हैं उसकी। तो वही हो जाता है कि हमसे जब किसी चीज़ की सर्च बोला जाता है कि आप इसके अंदर सर्च करिए, देखिए कि ये चीज़ कैसी है, एंड देन हमें बताइए कि ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है क्या, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं। तो इसलिए हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर वर्ड यूज होता है, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, जिसके अंदर आप एग्जैक्ट पोजीशन देखते हो क्या है, और उसको आप बताते हो और उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन भी देते हो। सिर्फ आप उसको सिर्फ ये नहीं बता देते कि ये चीज़ ऐसी है, देन यू गिव योर ऑब्जर्वेशन एज वेल अपॉन इट, कि इसके अंदर एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। आपसे अगर पूछा जा रहा है तो आप एक एक्सपर्ट हैं, यू हैव टू गिव योर एडवाइस ओवर दैट, कि आप इसके अंदर क्या राय देते हो अगर मैं आपसे इस चीज़ की सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट मांग रहा हूँ। जनरली सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट क्यों मांगी जाती है, जैसे अगर आपको एक एग्जांपल से समझाया जाए जैसे मान लो एक बैंक है, बैंक जब किसी को लोन देगा तो कोई ना कोई चीज़ मॉर्गेज पे रखेगा, कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखेगा। अब जैसे कंपनी को जब बैंक लोन देगा तो कंपनी कोई ना कोई अपनी असेट्स जो है बैंक के पास गिरवी रखेगी। तो बैंक क्या करता है, बैंक कहता है मैं मेहनत नहीं करना चाहता, तो वो किसी प्रोफेशनल के पास जाता है, जैसे एडवोकेट के पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास, और जाके उससे बोलता है कि आप हमारे लिए एक सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाइए, कि मतलब कि आप हमें क्लैरिफाई करके दीजिए एग्जैक्टली कि ये जो चीज़ मेरे पास ये गिरवी रखेगा, क्या ये चीज़ गिरवी रखी जा सकती है, क्या इसके ऊपर पहले से कोई और चीज़ गिरवी, ये कहीं और पे मॉर्गेज तो नहीं है, ये कंपनी कैसी है, कंपनी की क्या स्टेटस है। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए और अपना ऑब्जर्वेशन दीजिए कि क्या मैं इस कंपनी को लोन दूं या नहीं दूं। तो ये इस तरीके से सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनवाई जाती है। इस तरीके से और भी बहुत सारी जगह पे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनवाई जा सकती है। जैसे कि अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो वो आपके पास आएगा, आपसे आके बोलेगा कि मुझे बताइए कि इस कंपनी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कि क्या मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फिर उस सिचुएशन के अंदर आप पूरी कंपनी का स्टेटस देखेंगे, आप उसके ऊपर सर्च करेंगे, एंड देन यू विल गिव द स्टेटस रिपोर्ट अबाउट दैट, कि ये कंपनी की पोजीशन है और आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनवाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा इसका यूज होता है। तो हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। देखो जनरली हम क्या देखते हैं कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है, उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो कैपिटल कहीं ना कहीं से रेस करना चाहती है ताकि वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, और इंडिविजुअल लेवल पे अगर वो ये करना चाहें या ये इंडिविजुअली लोगों से पैसा मांगना चाहे तो वो चीज़ ना ही अलाउड है और ना ही वो पैसा मांग सकती होती है। तो जनरली वो क्या करती है, इक्विटी शेयर्स इशू करती है या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। लेकिन अब जनरली क्या देखा जाता है कि वो लोन भी लेती है, लेकिन लोन क्या करती है, बैंक से लेती है या इस तरीके की किसी इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले रही होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर वो जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो उनको एक रिपोर्ट चाहिए होती है उन कंफर्म करने के लिए कि क्या हम इसको लोन दे या ना दे। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट में भी एक प्रोविजन डाला गया कि जब भी कोई कंपनी किसी से भी लोन लेगी, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी, तो जो भी चीज़ वो उसके बदले में गिरवी रखेगी, यानी कि जिस भी चीज़ का चार्ज क्रिएट करेगी, वो उस चार्ज को उसको एमसीए के ऊपर, आरओसी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़ेंगे उस कंपनी को। तो ये चीज़ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डाली गई। क्या डाला गया कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करना पड़ेगा असेट्स का। अगर आप कोई भी चार्ज क्रिएट कर रहे हो असेट्स के अगेंस्ट, यानी असेट्स को गिरवी रख रहे हो किसी भी लोन के अगेंस्ट, इन दैट सिचुएशन यू नीड टू क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन, यू नीड टू डू अ रजिस्ट्रेशन विद एमसीए। तो और अगर आप नहीं करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी हमें बताए गए। तो जो चार्ज होता है वो हमें रजिस्टर करना होता है आरओसी के पास, और एक बार जब वो रजिस्टर हो जाता है तो जैसे ही आप अपने चार्ज को रजिस्टर कराते हैं, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराते हैं कि मैंने इसको एज अ मॉर्गेज रखा है, इसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया है, तो आरओसी क्या करता है, रजिस्ट्रेर ऑफ कंपनी क्या करता है, आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि आपके ये जो असेट्स हैं ये जो हैं इसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हो रखा है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है जो आरओसी आपको देता है, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है, यानी कि आपको और कोई एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट है, अगर आप वो सर्टिफिकेट शो कर देते हो तो देन इट इज अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ दैट यस यू हैव क्रिएटेड चार्ज अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर।
ठीक है। तो ये अपने आप में क्या होता है कि जब आप एमसी की वेबसाइट पे इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करवा लेते हो और उसी के पास रिकॉर्ड करवा लेते हो तो इट एक्ट एज अ रेड हियरिंग फॉर एनी प्रोस्पेक्टिव एक्वायर, यानी कि अगर ए व्यक्ति आके कंपनी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है और ये कंपनी ने क्या कर रखा था, चार्ज क्रिएट कर रखा था इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और ये चार्ज कंपनी ने रजिस्टर करवा रखा था आरओसी के पास, तो यानी कि अब कंपनी को अलग से ए को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट कर रखा है। ये जो अपने आप में रजिस्ट्रेशन थी, दिस विल बी ट्रीटेड एज रेड हियरिंग, यानी कि ऑटोमेटिकली ये ट्रीट कर लिया जाएगा कि जो भी प्रोस्पेक्टिव एक्वायर है उस प्रॉपर्टी का, जो भी उसको एक्वायर करेगा, कि उसको इस चीज़ की नॉलेज है, वो चेक कर सकते हैं एमसी की वेबसाइट पे जाके कि ये प्रॉपर्टी पे अगेंस्ट चार्ज क्रिएट है या नहीं क्रिएट है। सो इस चीज़ के अंदर हेल्प हो जाती है। तो यानी कि जो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट्स होती है वो हेल्प करती है लेंडर टू असेट्स को द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी जो लेंडर है वो यानी कि जो पैसा कंपनी को दे रहा है वो एग्जैक्ट पोजीशन पता कर पाता है कंपनी की कि वो क्या कंप्लाइंसेस कर रही है, उसकी क्या स्टैंडिंग पोजीशन है लोन्स की कंडीशन में, क्या उसकी सर्विस हिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें वो जान पाता है। Foreseeing whether the company would stand if it goes into liquidation at the particular point of time also become easy। तो ये भी जानना उसके लिए easy हो जाता है कि फ्यूचर के अंदर कहीं कंपनी की ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि वो लिक्विडेशन में चली जाएगी, और अगर लिक्विडेशन होगी तो क्या मुझे मेरा पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो दिस ऑल बिकम ईजी फॉर द लेंडर टू नो दैट आई शुड गिव लोन और नॉट। तो इससे ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो जो रिपोर्ट होती है वो लेंडर को इन्फॉर्म करती है एक तरीके से स्टेटस के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टेटस के बारे में बताती है वो कंपनी के कि कंपनी का क्या स्टेटस है। If any held by other, the search and status report acts as a tool to confirm and evidence information and contain information of on status of charge। तो यानी कि एक तरीके से एविडेंस के तौर पर काम करती है ये जो रिपोर्ट होती है कि कहीं ये और कहीं पहले से ही चार्ज पे तो नहीं है, या चार्ज है तो किस चीज़ के अंदर चार्ज है, क्या चीज़ है। तो ये एक तरीके से एविडेंस के तौर पर काम करती है और आपको कंफर्म करके दे देती है लेंडर को कि ये एग्जैक्ट पोजीशन है कंपनी की। जनरल प्रैक्टिस क्या है कि बैंक क्या करते हैं, दीज डेज डिमांड सर्च रिपोर्ट फॉर कंपनीज एज प्री रिक्विजिट फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, कि भाई अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना है तो वहाँ पे भी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट मांग लेते हैं, अगर लोन देनी है तो वहाँ पे भी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट मांग लेते हैं। तो आजकल ये चीज़ें कॉमन हो गई है, बैंक इन चीज़ को प्रेफर करते हैं कि आप अपनी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बना के दो। तो क्या पर्पस और ऑब्जेक्टिव होता है एक तरीके से, तो सिंपल सी बात है कि एक तो आपको कंपनी की प्रॉपर्टी की हिस्ट्री पूरी पता चल जाती है कि क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, क्या इसकी हिस्ट्री है, तो इस चीज़ के अंदर आपको एक तो इसकी हेल्प हो जाती है। इसके अलावा आपको ये पता चलता है हाउ इट हैज़ चार्ज, कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज हो रखी है या मॉर्गेज हो रखी है बिफोर रीचिंग प्रेजेंट बैंक दैट हैज़ डिमांडेड फॉर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। आपको ये पता चल जाता है कि इससे पहले क्या असेट्स की सिचुएशन है, किस बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ये कंपनी जो गई हुई है, कहाँ कहाँ से पैसा उधार लिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो ये एक हमारा पर्पस है जो कि सॉल्व होता है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाने से, यानी कि आपको पता चल जाता है कितना पहले से अमाउंट बोरो कर रखा है, कितना और बोरो कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है, जिसके चलते जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, लेंडर होता है, वो अपना डिसीजन ले पाता है कि मुझे इसके अंदर लेंडिंग करनी है या नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, उस सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के थ्रू। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है उस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसलिए जो मेन ऑब्जेक्ट है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट का वो क्या है कि लेंडर्स को हेल्प करना और इन्वेस्टर्स को हेल्प करना कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। अगर एक लेंडर किसी को पैसा दे रहा है किसी कंपनी को, तो उसको पता रहे कि मैं इस कंपनी को पैसा दे रहा हूँ, उसकी हालत कैसी है। ऐसे ही अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको पता रहे कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट कंपनी, so that he can take informed decision. If he is investing, that he knows that what is the particular situation of the company, then only he is investing। तो इससे उस कंपनी का फायदा होता है कि उसको पता है एग्जैक्ट सिचुएशन। तो कंपनीज जो होती हैं, लेंडर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो एक रैशनल डिसीजन ले पाते हैं। भाई आपको पता चल गया इस कंपनी पे इतना ज़्यादा उधार है, आप खुद ही आप उसको लोन नहीं दोगे, तो आप एक रैशनल डिसीजन ले पाते हो, आप एक सफिशिएंट सिक्योरिटी ले लेते हो। आपको पता है कि कंपनी जो है पहले डिफॉल्ट कर देती थी, तो स्टिल वी वांट टू गिव लोन टू दिस कंपनी, सो यू विल टेक सफिशिएंट सिक्योरिटी फ्रॉम दैट कंपनी। और इफ़ यू नो कि ये जो कंपनी है it pays back money always, like it has never defaulted in past, so you will take less security in that situation as you have seen that this company is not going to default your loan as well। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है इन इट्स नेचर एंड अदर सच रिक्वायरमेंट्स। तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई, आप फोर्स ही कर पाते हो कि आप कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, क्या लिक्विडेशन होगा नहीं होगा। तो इट विल हेल्प यू टू टेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन एट द एंड। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है।
सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट है क्या? तो एक तरीके से सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये सिर्फ अपने आप में एक वर्बिटिम नहीं है। वर्बिटम मतलब होता है कि जो चीज़ जैसी है वही ला के दिखाती कि भाई आपने एमसी की वेबसाइट खोली, आपको दिखा यहाँ चार्ज लगे हुए हैं, आपने क्या किया, उसको बस टेबल में बना के लिख दिया, तो वो क्या है, वर्बिटम है। आपको सिर्फ वर्बिटम नहीं करना। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट अपने आप में सिर्फ वर्बिटम नहीं है कि जो चीज़ है जैसी वैसी आपने ला के रख दी। आपको क्या करना है, उसके अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन भी देनी है, तभी तो आपके पास कोई आया है। वो खुद भी खोल के देख सकते हैं, बट उनको इतनी नॉलेज नहीं है लॉ की, दैट्स व्हाई दे हैव अप्रोच्ड यू, सो यू नीड टू गिव योर ऑब्जर्वेशन ऑन दैट। आप अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे तभी उनका बेनिफिट होगा कि क्या मुझे लेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और यू नीड टू गिव योर कमेंट्स अपॉन दैट कि आपको क्या लगता है इसके अंदर। सो इट विल हेल्प द पर्सन हु हैज़ टेकन योर एडवाइस, तभी उसको हम एडवाइस बोलेंगे। अगर आप उसको वर्बेटम कर दोगे, आप जो चीज़ जैसी है वैसी उठा के उनको बता दोगे, तो वो तो बेनिफिट नहीं होगा ना। एक नॉर्मल व्यक्ति को या नॉर्मल बैंक को समझ थोड़ी ना आएगा कि आपने बता दिया कि इस कंपनी के अगेंस्ट ये चार्जेस हैं, ये इसने ले रखा है। अब वो कंपनी, ये जो बैंक है, उसने आपको क्यों अप्रोच किया था, ये जानने के लिए कि अगर उसके अगेंस्ट ये चीज़ें हैं तो क्या मैं उसको लोन दूं या नहीं दूं। तो यू नीड टू टेल दैट बैंक यस यू कैन गिव दिस कंपनी लोन और यू शुड नॉट गिव दिस कंपनी लोन। तो आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो ये चीज़ हमारी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की होती है कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट एक सिर्फ अपने आप में वर्बेटम नहीं है, इट ऑल्सो गिव्स और इट इज सप्लीमेंटेड बाय योर ऑब्जर्वेशंस एंड कमेंट्स एज वेल। ठीक है, तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो जैसे कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट होती है जनरली, जैसे बैंक्स होते हैं वो लेते हैं, जैसे अभी आपको बताया, डायरेक्टर लेता है कि भाई मैं कंपनी ज्वाइन करूँ या ना करूँ, शेयर होल्डर लेते हैं शेयर खरीदने से पहले, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ लेती हैं, कस्टमर्स लेते हैं एग्रीमेंट में एंटर होने से पहले, या सप्लायर्स लेते हैं। तो ये सारे जो लोग होते हैं, ये एक स्कोप है इसका कि कौन कौन लोग जो है एक तरीके से सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट ले सकते हैं। तो जैसे बैंक्स हैं, जब वो कैश क्रेडिट देते हैं, टर्म लोन देते हैं, या इस सिचुएशन में वो आपकी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनवाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो अपनी रिपोर्ट बना के देता है, जिसके अंदर वो बताता है कि क्या क्या लोन्स हैं, क्या क्या नेम एंड एड्रेस है चार्ज होल्डर का, टाइप ऑफ चार्ज क्या है, कितना लोन ले रखा है, क्या प्रॉपर्टी चार्ज है, क्या कंडीशंस है जितने भी लोन ले रखे हैं उसके अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ऑफ रीपेमेंट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताता है। इसी तरीके से जब डायरेक्टर किसी कंपनी में डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी सर्च रिपोर्ट बनवा लेता है किसी प्रोफेशनल के थ्रू, जिसके अंदर वो जान लेता है कि क्या क्या प्रेजेंट डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, क्या असेट्स एंड लायबिलिटी है कंपनी के, क्या कंप्लीट हिस्ट्री है आरओसी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है कंपनी का, तो उस हिसाब से वो कंपनी को ज्वाइन करता है। इसी तरीके से शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे स्टेटस ऑफ द कंपनी जानते हैं अपने इस रिपोर्ट के थ्रू, उनके शेयर्स की स्टेटस जानते हैं कि कितने शेयर्स होल्डिंग है, क्या डेट है, किस डेट पे वो ट्रांसफ़र हुए हैं, डायरेक्टर कौन है कंपनी के, उनकी डिटेल, कंपनी की कंप्लीट हिस्ट्री जानते हैं रिपोर्ट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, ये सारी अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो जानने की कोशिश करती हैं कंपनी के बारे में। इसी तरीके से कस्टमर्स एंड सप्लायर्स होते हैं वो भी जानने के बारे में कोशिश करते हैं कि भाई अगर वो किसी एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं कंपनी के साथ, या इस तरीके की कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें एंटर होने से पहले they would like to know the exact position of the company, so in that situation they approach the professional and demand from him a search and status report to know the exact position of the company। तो इस तरीके से ये लोग भी इस सिचुएशन को मानते हैं। अब ये जो सर्च है जिसकी आप करते हो, तो वो चार्जेस जो होते हैं उनकी करते हो, तो आप कैसे करोगे? तो कंपनी को पहले वो चार्जेस रजिस्टर करवाने पड़ते हैं, तभी तो कंपनी ने एक रिपोर्ट दे रखी होगी, आप बता रखा होगा, तभी तो आप उसको जाकर सर्च करोगे। जब कोई रिपोर्ट, जब कोई पहले से रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी, तो आप सर्च किसको जाके करोगे? भाई कंपनी ने पहले आरओसी को बता रखा है ना, मैंने ये चीज़ें कर रखी हैं, तभी तो आप जाकर उसको चेक करोगे। जब कुछ होगा ही नहीं कहीं पर, तो आप जाके चेक किसको करोगे? तो इसीलिए सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट का, उसने बोल रखा है कि ये हर एक कंपनी की ड्यूटी होती है कि जब भी वो चार्ज क्रिएट करेगी, तो चाहे वो इंडिया के अंदर चार्ज क्रिएट करे, इंडिया से बाहर चार्ज क्रिएट करे, प्रॉपर्टी पे करे, असेट्स पे करे, या किसी और चीज़ पे भी करे, चाहे टेंजिबल प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है, इंडिया में सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको साइन करवाना पड़ेगा कंपनी के थ्रू, चार्ज होल्डर के थ्रू, जो भी वो जो डॉक्यूमेंट बनाया है, और उसको इसके फॉर्म होते हैं CHG1 अगर डिबेंचर्स हैं, और CHG9 अगर डिबेंचर्स इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन है, तो ये रजिस्टर करवाना पड़ेगा आरओसी के पास। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, जब भी वो बनाया गया है। और उसकी जो फीस है, साथ में जो फॉर्म की फ़ीस होती है कुछ, वो फीस भी देनी पड़ेगी, और ये आपको रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी पड़ेगी MCA की वेबसाइट पे, जिससे कि वहाँ पे कल को कोई जाके चेक करना चाहे तो कर सके। ठीक है,
अब इसके लिए कुछ प्रोविज़न है कि आपको कितने दिन के अंदर करना होता है। जैसे ये तो 30 डेज़ वाला प्रोविज़न है, इसके अलावा हमें बता रखा है, इसका कुछ प्रोविज़ो डाला गया सेक्शन 77 सब सेक्शन 1 के अंदर ही। उसके अंदर हमें पहले फर्स्ट प्रोविज़ो के अंदर बताया गया कि अगर जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से होगी, यानी कि अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आने से पहले, तो आपको कितने दिन के अंदर, 300 दिन के अंदर अपने चार्ज जो आपने क्रिएशन किया उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन अगर आपने जब ये कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आया उस दिन या उसके बाद आपने अगर कभी भी इस तरीके से कोई चार्ज क्रिएट किया है, तो आपको विद इन 60 डेज ऑफ सच क्रिएशन उसको चार्ज कराना है। और अगर कोई एडिशनल फीस है, क्योंकि भाई आप 30 दिन से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हो, तो आपको वो एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। एडिशनल फीस यहाँ पे भी पे होगी, ठीक है। और सेकंड प्रोविजन ये डाला कि अगर मान लो आपने ये दोनों चीज़ों को फुलफिल नहीं किया, तो वहाँ ऊपर चला गया, अगर ये जो ऊपर आपको दोनों बातें ए और बी पॉइंट में बताएगी, अगर आपने इन दोनों को फुलफिल नहीं किया तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो इसने बोला कि अगर क्लॉज ए वाली बात को आप फुलफिल नहीं करते 300 दिन वाली बात को, तो इसने बोला कि हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, जिस भी दिन ये कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आ रहा है, इसके विद इन 6 मंथ्स जो भी एडिशनल फीस बनती होगी वो देते हुए आप इसको रजिस्टर करवा लो। और अदरवाइज अगर आप सेकंड कंडीशन में आते हैं, यानी कि जब कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आ गया, जहाँ पे 60 डेज का टाइम दिया गया था आपको, और ज़्यादा आपको वैसे तो 30 डेज में ही कराना है, तो अगर आप उस 30 डेज के अंदर नहीं कराते तो आपको एक्स्ट्रा और कितना टाइम दिया गया, यानी कि 60 ये डेज दिए गए थे और 60 आपको और एक्स्ट्रा डे 120 डेज डे ऑर्डिनेंस आने के बाद वाले क्रिएशन ऑफ चार्ज में दिए गए, और उससे पहले में 300 डेज पहले थे आपके पास और 6 मंथ्स आपको और दिए गए। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन देनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर, यानी एमसीए के थ्रू ये आपकी एप्लीकेशन जाती है, जहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और मान लो आप इससे भी ज़्यादा लेट हो गए, तो आपको और ज़्यादा 30 दिन का टाइम भी दे रखा है, लेकिन उसके अंदर आपको सफिशिएंट कॉज देना पड़ता है कि क्यों आप इसके अंदर लेट हो गए हो। एप्लीकेशन जो होती है वो आपकी CHG1 या CHG9 फॉर्म के अंदर जाती है, और साथ साथ इसके आपका एक डिक्लेरेशन भी जाता है कंपनी के थ्रू, जो कि उसका CS या डायरेक्टर साइन करता है, जिसके अंदर बोलता है कि ये जो चार्ज क्रिएट हो रहा है किसी भी क्रेडिटर के अगेंस्ट एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा, हम किसी भी क्रेडिटर को अगेंस्ट में कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी एक डिक्लेरेशन उसके साथ में जाती है। फिर रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन हो सकती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर कोई ओमिशन हो गई है आपकी इंटीमेशन देने में, या कोई ओमिशन हो गई है, मिसस्टेटमेंट हो गई है उस चार्ज के रिगार्डिंग, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, या कोई भी जो सेक्शन 82 या 83 जब आपका डिस्चार्ज हो जाता है एक तरीके से उस सिचुएशन के अंदर, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, यानी कि कंपनी एप्लीकेशन लगाती है। कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड होता है वो एप्लीकेशन लगा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जस्ट एंड एक्सपीडियंट लगता है, सही लगता है, तो वो डायरेक्ट कर सकती है कि अभी भी आप इसको जो पेमेंट है, या जो भी आप इतनी पेमेंट कर दो, या जो भी रीज़न आपने दिया वो हमें ठीक लगता है, उसके बावजूद भी आपके चार्ज को वो रजिस्टर कर लेगी। सेक्शन 77 सबसेक्शन 2 हमें बोलता है कि जब भी कोई चार्ज क्रिएट होता है सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 के अंदर, तो एक सर्टिफिकेट आपको इशू होगा। वो कौन सा सर्टिफिकेट इशू होगा, CHG2 जो सर्टिफिकेट है वो आपको इशू होगा। और अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो चार्ज के अंदर, तो आपको जो सर्टिफिकेट इशू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, CHG3 बोलेंगे, जिस भी पर्सन के फेवर के अंदर वो चार्ज क्रिएट हुआ है। तो ये वाले दो फॉर्म जो होते हैं वो इशू होते हैं जब भी आपका चार्ज क्रिएट होता है। तो और फिर ये बोलता है कि कोई भी जो चार्ज नो चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि अगर कोई भी चार्ज क्रिएट किया गया और उसको आपने रजिस्टर नहीं किया, तो जो लिक्विडेटर है या कोई और क्रेडिटर है उसको कंसिडरेशन में नहीं लेगा जब तक कि वो चार्ज रजिस्टर नहीं हो जाता ROC के पास, ठीक है। और सेक्शन 82 क्या बोलता है कि कंपनी को इंटीमेशन देनी होती है ROC को, यानी कि कंपनी इंटीमेशन देती है ROC को जब भी वो चार्ज की पेमेंट हो जाती है, यानी कि जब भी आपने उधार वापस कर दिया जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने ले रखा था, तो देन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू नीड टू इंटीमेट ROC दैट आई हैव गिवन बैक द लोन एंड दिस चार्ज इज नाउ फ्री। और कितने दिन के अंदर आपको, 30 डेज के अंदर ये आपको इंटीमेशन देनी होती है। कौन से फॉर्म के अंदर, CHG4 फॉर्म के अंदर ये इंटीमेशन आपको देनी होती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग चार्ज रजिस्ट्रेशन, अब कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है इन विच सिचुएशन यू नीड टू मेक अ चार्ज रजिस्ट्रेशन। तो हर एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, यहाँ पे एवरी कंपनी वर्ड यूज हुआ है, कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं बताई गई कि पब्लिक है या प्राइवेट है, दिस इज फॉर एवरी कंपनी जो भी चार्ज क्रिएट कर रही है उसको अपने हैज़ टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्जिंग साइन बाय द कंपनी, की कंपनी के थ्रू साइन करके उसको वो जो चार्ज है वो रजिस्टर करने ही पड़ेंगे। एंड द चार्ज होल्डर टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट व्हेन द कंपनी इज एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी,
तो इस सिचुएशन में भी चार्ज अगर क्रिएट हो रहा है इंडिया में, इंडिया से बाहर कोई मॉडिफिकेशन हो रही है, उस सिचुएशन में भी देयर आर चार्ज ऑन प्रॉपर्टीज विच इज क्रिएटेड और एक्वायर्ड बाय एनी फॉरेन कंपनी, तो किसी भी सिचुएशन में वो आपको अपने चार्ज को रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें इसने बता रखी है। अब सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बता रखा है कि सर्च क्या होता है, जहाँ पे आप कोई फिजिकल या ऑनलाइन इंस्पेक्शन करते हो, जैसे आपने फॉर्म्स निकाल के देखे या आप ऑफिस में जाके पर्टिकुलरली देख के आए फॉर्म्स को, फिर उसके ऊपर आप क्या करते हो, स्टेटस बनाते हो। तो स्टेटस के अंदर क्या होता है, आप रिपोर्ट करते हो कि भाई ये चीज़ इसके अंदर मुझे समझ आई और ये चीज़ इसके अंदर है। तो एक तरीके से सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट डिफेक्टो में अपने, यानी कि डिफेक्टो मतलब बाई द वेरी फैक्ट क्या है, अपने आप में एक स्टेटस रिपोर्ट ही है। यानी कि सर्च से उस व्यक्ति को क्या मतलब, जिसने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको तो स्टेटस चाहिए पर्टिकुलरली उसके लिए, तो सर्च का काम तो आपका होता है। तो पर्टिकुलरली डिफेक्टो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट एक चीज अपने आप में क्या है, बाय द वेरी फैक्ट वो क्या चीज है, एक स्टेटस रिपोर्ट ही है। आप स्टेटस रिपोर्ट उसको बोल सकते हो। तो यानी कि अपने आप में क्या हो जाता है, एक रेडी रेकनर हो जाता है, जिससे कि एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कंपनी की, आपको पूरे एक तरीके से पता चल जाता है। आप उसको खोल के पढ़ोगे कि एग्जैक्टली कंपनी की पोजीशन क्या है। तो अब इसका प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि क्या स्टेप रहता है, आप डॉक्यूमेंट को कहाँ पे जाके देखोगे, एमसीए के पोर्टल पे जाके देखोगे, एमसीए 21 के, ठीक है, वहाँ पे जाके आप चेक करोगे कंपनी की। आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, जहाँ पे आपको कोई पेमेंट ऑफ फीस नहीं करनी पड़ती। जैसे कंपनी का नाम देखना है, सिन देखना है, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, नाम, एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें देखनी है। सो दिस इज अवेलेबल टू यू विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कॉस्ट, आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। The website also provides for viewing document to the public payment of requisite fees. Now there are certain documents which you can see only after payment of fees, and those documents are known as documents available for public inspection after payment of fees. So you need to pay a fees to the MCA website, and then those documents will be available to you to see those documents. So what are those types of documents which you can see after payment of fees, like incorporation documents, certificate including incorporation certificate and charge creation, charge documents, annual returns, balance sheet, change in directors, and other e-forms. So these will be available to you only after payment of certain fees. Now there are certain documents which you cannot even see after payment of fees. These are called documents which are not allowed for public inspection. जैसे कि no person shall be entitled to inspect or obtain copies of resolution filed under section 179 subsection 3. So if company has filed any resolution under this section, in that situation those resolution will not be available to you to see even after to see them even after payment of fees. So these documents are not available for public inspection. होता क्या है कि आप कैसे इनको देख सकते होते हैं, सो आप एक फ़ीस पे करते हैं लॉगिन करके, और वो जो जब आप फ़ीस पे करते हो तो वो डॉक्यूमेंट आपको देखने के लिए अवेलेबल हो जाता है। आप उसको जब भी आपने वो फ़ीस पे किया उसके 7 दिन के अंदर देख सकते होते हो, और जब आप एक बार वो खोल लेते हो तो आपको वो अवेलेबल 3 घंटे तक ही रहता है। तो जब आपके पास फ्री टाइम हो उसी वक्त आप उस डॉक्यूमेंट्स को देखिए। तो आपको विदिन 7 डेज देखना होता है, और एक बार खोलते हैं तो आपको 3 आवर्स तक ही अवेलेबल रहता है। उसके बाद आपको दोबारा से उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है, एंड देन अगेन यू कैन सी दोज डॉक्यूमेंट्स। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने डॉक्यूमेंट्स एमसीए की वेबसाइट पे देखे। अब आप क्या करते हो, इंस्पेक्शन करते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो कंपनी के पास जाके अब आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करते हो। पहले आपने एमसीए पे देखा, नाउ यू विल गो टू द कंपनी एंड सी दीज डॉक्यूमेंट्स। तो आप क्या करते हो कि जो भी आपकी सर्च रिपोर्ट है वो बनाने के लिए आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो देखते हो। जैसे कि आप कंपनी का MOA AO देख लोगे, जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स ROC के पास फाइल किया है वो सारे देख लोगे, देन जितने स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं वो देख लोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट CSR RTP ये सारी चीज़ें आप देखोगे। नाउ आफ्टर वॉचिंग, लाइक फर्स्ट व्हाट यू हैव डन, you have seen it on MCA website. Now at second step what you have done, you have gone to company and see the documents which are maintained by companies. Now what you will do at third step, you will do the cross verification between these documents कि आप पहले MCA पे देखा आपने, then you have seen it on companies physical record or whatever record they have maintained. Now you will do cross verification कि जो चीज़ यहाँ पे थी क्या वो चीज़ यहाँ पे है, तो इस चीज़ का आप क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे। जैसे कि आप नेम ऑफ द कंपनी आपने देखा, ठीक है, तो नेम ऑफ कंपनी आप क्या करोगे, MOA से आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लोगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखनी है तो सेट जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ COI होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, उससे आप क्रॉस वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। सिन नंबर जो है वो आपको जो वेबसाइट है उससे मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। ऐसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस देखना है तो INC 22 आप देख लोगे। तो इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई करोगे हर एक डॉक्यूमेंट को एक दूसरे डॉक्यूमेंट से।
ठीक है। तो एक तरीके से इसने स्टेप्स बता रखे हैं कि क्या क्या है। अभी ये हमारे जो स्टार्ट हुए हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे आगे हम देखेंगे। अभी हम सी तक आए थे, डी के ऊपर अभी हम आएंगे। पहले बीच में इसने कुछ स्टेप्स बता रखे हैं, वो हम देख लेते हैं कि आप सर्च रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स करोगे। तो सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट किया एमसीए की वेबसाइट को, और उसने उसने सेकंड स्टेप बता दिया कि आपको पहले फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप इसकी फिजिकल इंस्पेक्शन भी कर सकते होते हो। अगर आप रीजनल रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके देखना चाहते हो तो आप फीस पे करके देख सकते हो। तो जब आप फीस पे करो तो ये ध्यान रखो वही व्यक्ति के नाम पे फीस पे हो जो वहाँ पे फिजिकली जाके देखेगा उसको, और वहाँ पे जाके आप पेंसिल का यूज़ कीजिए आपको अगर डॉक्यूमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जिनको आप इंस्पेक्ट सर्च कर सकते हो, जैसे INC 13 है जिसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, INC 11 है, COI आता है आपका, MGT 1 है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आते हैं, MGT 7 है, एनुअल रिटर्न आती है, CHG 1 है जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है। तो ये चीज़ें आप देख सकते होते हैं। और ये सिर्फ आपको यही देखने से आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी, इवन देन आपको कुछ चीज़ें अपनी आपको और ज़्यादा आपको डिटेल में देखनी पड़ेगी। जैसे कि आपने चार्ज के डॉक्यूमेंट देखा तो आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ आए। इसी तरीके से जो सिक्योरिटी अवेलेबल है उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसी कंपैरिजन करना पड़ेगा जो चार्ज क्रिएट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको और भी देखनी पड़ेंगी इवन आफ्टर जो आपने वर्बेटम की तरह, मतलब कि एक तरीके से जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखी वो तो आपने देखी, इवन देन आपको कुछ चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी। सो ये इस तरीके से यहाँ पे इसने आपको बताया है। देन आपको क्या करना होता है, कंप्लायंस एंड प्रिपरेशन सर्च रिपोर्ट। आपने पहले एमसीए की वेबसाइट पे गए, कंपनी के पास गए, आपने क्रॉस वेरिफिकेशन किया, देन एट फोर्थ स्टेप व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू सपोज टू नीड टू डू इज कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सर्च रिपोर्ट। कंपाइलेशन मीन सारी इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा करोगे एंड ऑन दैट बेसिस यू विल प्रिपेयर अ सर्च रिपोर्ट। उस बेसिस पे आप क्या करोगे, सर्च रिपोर्ट बनाओगे। तो सर्च रिपोर्ट कंप्लाइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी चीज़ें आप एक साथ इकट्ठी कर दोगे, आपने इतनी सारी चीज़ें करी होगी, तो यू विल डू अ स्क्रूटनी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड देन यू विल डू कंपाइलेशन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर आप एक इंडेक्स की तरह आपको एमसीए की वेबसाइट पे मिल जाता है कि ये चीज़ें हैं। जब आप खोलोगे ना चार्ज का देखोगे तो वहाँ पे आपको इसे मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपको चार्ज आईडी, डेट ऑफ फाइलिंग, अभी आगे इसके अंदर फॉर्मेट भी दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लोगे, एंड देन फॉर्मेट ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, एंड देन फाइनली यू विल प्रिपेयर अ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। अब क्या होता है, जैसे कुछ बैंक्स होते हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बोलते हैं कि हमें इस फॉर्मेट के अंदर हमारा सर्च स्टेटस रिपोर्ट चाहिए, तो आप उस फॉर्मेट में बना दोगे। अगर आपको कुछ नहीं बोला तो फिर आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से अपने उस फॉर्मेट में बना दोगे, क्योंकि इसका कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है नहीं। अगर आपको जो आपसे सर्च स्टेटस रिपोर्ट मांग रहा है वो अपना कोई फॉर्मेट देता है तो आप उसमें बना दीजिए, अदरवाइज जो आपके पास अपना फॉर्मेट है आप उस तरीके से बना दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको मिल सके। इसी तरीके से आईपीआर लॉ के अंदर भी बनाई जाती है रिपोर्ट, और सबका स्टेप वही ना कहीं सेम ही रहता है। जैसे कि आईपीआर लॉ के अंदर आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे माइंड की कोई क्रिएशन है, इन्वेंशन है, लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, तो ये चीज़ें आ जाती है जिसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक तो आपके कॉपीराइट वाले हो जाते हैं पर्टिकुलरली, बाकी आपकी जैसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी जिसके अंदर आपके पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ज्योग्राफिक इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके अंदर भी यही स्टेप्स रहते हैं कि आपको एक चेकलिस्ट बनानी होती है। सबसे पहले आप चेकलिस्ट बनाएंगे कि मैं ये चीज़ें चेक करूँगा। देन आप क्या करोगे, जो आपके असेट्स हैं, आईपी असेट्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं और जो इररेलेवेंट है उनको सेग्रीगेट कर लोगे, यानी कि रेलेवेंट वालों को अलग कर लोगे, इररेलेवेंट वालों को अलग कर लोगे। फिर जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उनको केयरफुली सारे को एक तरीके से एनालाइज करोगे। देन आप क्या करोगे, फैक्ट्स को वेरीफाई करोगे और इसको कंफर्म करोगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सही है या नहीं है। देन एनालाइज प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेबल आईपी राइट्स। फिर एनालाइज करोगे कि कौन से प्रोटेक्टेड हैं, कौन से प्रोटेक्टेबल आईपी राइट्स हैं, और देन फाइनली आप क्या करोगे, अपनी स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट बनाओगे। तो इस तरीके से आईपीआर के जो होते हैं उनकी आप सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बना सकते हो। इसके अंदर जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के अंदर आईपीआर की, जैसे कि डोमेस्टिक है या फॉरेन पेटेंट है, क्या अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए कंपनी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए या नहीं लिए, क्या मटेरियल एक्सपेक्शंस हैं इस असाइनमेंट से। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको और भी देखने पड़ेंगे कि क्या कंपनी कोई इन्फ्रिंज तो नहीं कर रही किसी आईपीआर को, क्या कोई लिटिगेशन चल रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। सो यू नीड टू सी दीज क्वेश्चंस एज वेल बिसाइड डूइंग दीज 5 स्टेप्स और 6 स्टेप्स। ठीक है, इसी तरीके से आपका आईपीआर का हो गया, चार्ज का हो गया। इसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी टाइटल सर्च बनता है, यानी कि भाई ये जो व्यक्ति जो हमें प्रॉपर्टी दे रहा है क्या इसके नाम पे प्रॉपर्टी है भी या नहीं है, तो टाइटल चेक करते हैं हम एक तरीके से। तो ये टाइटल जो होता है उसके अंदर आप पूरी प्रॉपर्टी की हिस्ट्री देखते हो कि क्या ओरिजिनल ऑनर कौन था, क्या चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और पर्टिकुलरली एक एक्सपर्ट के थ्रू हम इसको बनवाते हैं। तो एक्सपर्ट क्या करता है, जैसे जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहाँ पे भी ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी के, सॉरी प्रॉपर्टी
ठीक है, वहाँ जाके उसको चेक करता है कि ये है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें करता है। और जब एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है तो उसके साथ कोशिश की जाती है, मैंडेटरी किया जाता है कि जो डेवलपर है ये जो रिपोर्ट है उसको उसके साथ एनेक्स कर दे, ताकि बाद में ये चीज़ें हमें दिक्कत क्रिएट ना करें। तो इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, जैसे ऑनरशिप देख सकते हो, डीड कॉपी देख सकते हो उसकी, जो भी रीसेंट डीड कॉपीज़ हैं प्रॉपर्टी की, जो लीगल डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर सकते हो कि क्या है इसके नॉर्थ साउथ में, आगे पीछे क्या इसने लिख रखा है। चेन डॉक्यूमेंट देख सकते हो कि किस पहले किसकी थी, फिर किसकी थी, किसकी थी, किसकी थी, क्या वो कंप्लीट है या नहीं है चेन, पोजीशन किसके पास है, राइट ऑफ वे इसके अंदर दे रखा है या नहीं दे रखा है, लीज क्या है, मॉर्टगेज, टैक्स पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें यू कैन चेक वाइल प्रिपेयरिंग सर्च रिपोर्ट फॉर प्रॉपर्टी टाइटल, की इस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो। देन वेबसाइट के ऊपर इसने बता रखा है कैसे आप चेक कर सकते हैं। जैसे एमसीए की वेबसाइट है, उस पर क्या करोगे, एक्सेस करोगे एमसीए की पोर्टल को, लॉगिन करोगे, फिर माई डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऊपर लिखा आता है माई डॉक्यूमेंट्स, तो माई डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें, मतलब ये सिंपल सी है ये, तो आप एक बार रीड भी करोगे तब भी हो जाएंगे, इसके अंदर कुछ बताने लायक नहीं है। फिर आप वो जो भी आपको डॉक्यूमेंट देखना है उस पर क्लिक करोगे, नेम वाइज डेट वाइज उसको अरेंज कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स को देख लोगे। ऐसी रजिस्टर ऑफ चार्जेस का इसने बता रखा है कि जो कंपनी होती है उसके लिए कंपलसरी होता है कि अपना जो ऑफिस है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन करके रखे। कौन से फॉर्मेट के अंदर, CHG7 के फॉर्मेट के अंदर। और इस रजिस्टर को आके कोई भी देख सकता होता है, यानी कि कोई भी मेंबर आके देख सकता है या क्रेडिटर आके देख सकता है, और उसको कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती बिजनेस आवर्स में। इसके अलावा अगर और कोई देखना चाहता है तो आप एक फ़ीस बता दोगे कि आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी और आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस रहेगी और आप आके ये देख सकते होते हैं, तो उस सिचुएशन में अलाउ किया जा सकता है। देन कुछ डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करते हैं, तो ये चीज़ हमें बता रखी है इसने कि जो प्रैक्टिस वाला व्यक्ति होता है, जो CS इन प्रैक्टिस होता है, वो कंफर्म करता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्लाइंट्स को, अगर वो कोई भी मतलब पर्टिकुलर चीज़ करना चाहते हैं उससे पहले उनको एक सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट देखे, तो उसके लिए वो वेरीफाई कर लेता है। ये जो ऊपर चीज़ें आप पढ़ के आए वही चीज़ें हो रही है एक तरीके से यहाँ पे, तो वो इनको वेरीफाई कर लेता है। तो इस तरीके से ये इसने जिस पॉइंट दे रखे हैं जो कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में आते हैं, जैसे ये चीज़ें कवर होती है, नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें आप लिखते हो उसके अंदर। ये फॉर्मेट दे रखा है, चार्ज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से आप चीज़ें उसके अंदर लिख देते हो। टेबल F दे रखा है, टेबल B, ये बनाने के लिए वैसे जनरली आता नहीं है, बट आपको वैसे पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। और ये वही सेम स्टेप जैसे आपने देखा था, पहले आपको पर्पस एंड ऑब्जेक्ट समझना है कि क्या स्टेप्स हैं सर्च रिपोर्ट बनाने के, फिर आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना है केयरफुली, फिर वेरीफाई करना है इन्फॉर्मेशन को, कंफर्म करना है, एंड देन फाइनली आपको स्टेटस सर्च रिपोर्ट बनानी है। अब जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए कुछ की डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप एनालाइज कर लोगे या देख लोगे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाते हुए, तो आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देख लोगे, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस देख लोगे, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट देख लोगे, राइट इशू आ रहे हो तो उसके अंदर आप ड्राफ्ट लेटर ऑफर देख लोगे, फाइनल लेटर ऑफर देख लोगे, डेट ऑफर से डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स देख लोगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट बता रखे हैं, सिंपल से हैं, तो जस्ट फॉर रीड है। देन स्टॉक एक्सचेंज सर्च रिपोर्ट भी अगर आपको बनवानी है तो वहाँ पे भी देखो प्रोसीजर सेम ही है, चेकलिस्ट बनाओ, एनालाइज करो डॉक्यूमेंट को केयरफुली, फैक्ट्स एंड कंफर्म करो, और फिर फाइनली स्टेटस रिपोर्ट बनाओ। तो वही सेम चीज़ जो ऊपर स्टेप्स हैं वही स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बस ये फॉर्मेट दे रखा है कि भाई ये चीज़ें हम लिख देते हैं, नेम, नंबर ऑफ द कंपनी, सीन जो आ गया, नेम ऑफ कंपनी हो गया, रजिस्टर ऑफिस, ऑथराइज कैपिटल, ये एक फॉर्मेट दे रखा है सर्च रिपोर्ट का ऐसा होता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गई, अब देखो ये प्रेजेंट डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं सबकी डिटेल आ गई, ये डायरेक्टर्स हैं, ये एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, फिर शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं, 2 शेयर होल्डर्स हैं, किस किस डेट से हैं, कितने शेयर्स हैं इनके पास, ये सारी चीज़ें आ गई। चार्ज कितने सेटिस्फाइड हो गए वो आ गया कि ये चार्ज आईडी है, डेट ऑफ क्रिएशन ये थी, सेटिस्फेक्शन 2017 में हो गया था। फिर शेयर होल्डर्स की डिटेल आ जाएगी, ए और बी शेयर होल्डर है, उनकी ये डिटेल है, इतने इतने शेयर्स हैं इनके पास। फिर MCA पोर्टल पे कौन कौन से इन्होंने फॉर्म फाइल कर रखे हैं, ADT2 किया है, CHG4 किया है, MGT14 किया है इस डेट को, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म इन्होंने फाइल नहीं किए, तो ये आप चीज़ सारी अपनी रिपोर्ट में बता दोगे, DIR 12 नहीं किया, MGT14 नहीं किया इस ईयर का, या ADT1 नहीं मिला हमें इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर हो जाती है, यही चीज़ है। तो ये आपको एक बार अब आप रीड करोगे चैप्टर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरीके से क्या चीज़ें इसके अंदर चैप्टर में दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।